नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। और लॉकडाउन 4.0 यानी कि लॉकडाउन 4.0 में आप प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन गाइडलाइन कैसी है, क्या रहेगी? सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, रेल, मेट्रो, हवाई सेवाएं बंद रहेंगी, सभी धार्मिक स्थल भी पहले की तरह बंद रहेंगे। तो केंद्र सरकार के दफ्तर जरूर खुल सकते हैं, यातायात में कुछ छूट मिल सकती है। तो गाइडलाइन की कुछ बड़ी खबरें क्या है वो आपको बता रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, मेट्रो, रेल, हवाई सेवाएं बंद रहेंगी। केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कुछ दफ्तर खुल सकते हैं। लॉकडाउन में धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। गाइडलाइन 4.0, 4.0 पर अब तक की सबसे बड़ी खबर। जी हां, सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सब बंद रहेंगे। तो 31 मई तक गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को बढ़ाया है। 14 दिन तक ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। मेट्रो सेवाओं में कोई इजाजत नहीं रहेगी। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कोई इजाजत नहीं है। तो एक बार फिर से 4.0 का ऐलान लॉकडाउन का, और देश में 31 मई तक तालाबंदी फिर से। कहां कितनी ढील रहेगी ये राज्य सरकार को भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत तय करना है। रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की इजाजत जरूर है साहब। अब वो लोग जो कहीं फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, खाना खाने की तकलीफ है, तो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको खाना घर तक पहुंचा सकते हैं। धार्मिक संस्थानों को खोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। मेट्रो सेवा है वो बंद रहेगी। गृह मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया है उसकी जो गाइडलाइन है वो अब आपको बता रहे हैं। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। बस सेवाएं खुली रहेंगी। स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। क्या खुला क्या बंद हुआ ये देखिए। खुले में रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर पाएंगे। सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल, राजनीतिक, सामाजिक आयोजन की इजाजत नहीं। तो क्या बंद क्या खुला ये भी समझने की कोशिश कीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाया है। 31 मई तक ये लॉकडाउन है। जरा ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या खुला रहेगा, आपको किन नियमों का पालन करना है। स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। विमान सेवाएं घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बंद रहेंगी। जिम, सिनेमा हॉल ये भी बंद रहेंगे। तो जो जोन है उसके हिसाब से क्या ढील देनी है ये राज्य सरकार थोड़ा बहुत तय कर सकती है। ग्रीन जोन में तो सब ये होटल, रेस्टोरेंट, पब बंद रहेंगे। जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल सब कुछ बंद। रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन का फैसला राज्य सरकार कर सकेगी। धार्मिक संस्थानों को खोलने की फिलहाल कोई इजाजत यहां नहीं मिली है। तो आप देखिए कि एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा। 31 मई तक देश में फिर से तालाबंदी। तो पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन 4 में आप प्रवेश कर चुके हैं। देश में ट्रकों की आवाजाही को इजाजत दी गई है, बसों को इजाजत दी गई है। वो बसें जो फिलहाल जिन्हें परमिशन मिली है, लॉकडाउन 4 पर नई गाइडलाइन जारी हुई है। राज्य सरकार को जोन तय करने की इजाजत होगी। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन ये तय करने की इजाजत होगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पब, सलून,
और साथ ही साथ रेल, मेट्रो, हवाई सेवाएं, स्विमिंग पूल, जिम सब बंद पहले की तरह। तो नई गाइडलाइन, और इस नई गाइडलाइन के हिसाब से क्या क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, ये भी आप देखिए। जोन का निर्धारण राज्य कर सकेगा। तो धार्मिक संस्थानों को अभी खुलने की इजाजत नहीं मिली है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद पहले की तरह। हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी। जहां जहां हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां सख्ती बनी रहेगी। लॉकडाउन 4 में होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की जरूर इजाजत यहां मिली है। तो पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया और उसकी ये तस्वीर। राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी पहले से है और अभी भी जारी रहेगी। हॉटस्पॉट पर पहले की तरह सख्ती जारी रहेगी। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कोई इजाजत नहीं 31 मई तक। मेट्रो सेवा, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सब बंद रहेंगे। तो अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग राय भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हम हमारे संवाददाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि वहां क्या फिलहाल हालात हैं, किस तरह के हालात हैं, और हॉटस्पॉट को लेकर सरकार पहले की तरह सख्त है। तो आप देखिए कि लगातार पलायन है मजदूरों का। मजदूर पलायन कर रहे हैं, लोग घर जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो ट्रेनें चलाई गई हैं वो चालू हैं। रेल विभाग ने अपना नया कोई आदेश अभी जारी नहीं किया है, लेकिन लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया गया है। जोन तय करने का अधिकार अब राज्यों को होगा। राज्य अपने हिसाब से जोन का निर्धारण कर सकेंगे। पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो 14 दिन का एक बार फिर से लॉकडाउन, एक बार फिर से आप घरों में कैद। लेकिन समझने की कोशिश सरकार के इस निर्णय को। लॉकडाउन 4 को लेकर क्या तैयारियां थी, आगे राज्य सरकार क्या तैयारियां कर रहे हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भोपाल लिए चलते हैं आपको। हमारे संवाददाता नवीन सिंह बने हुए हैं। नवीन, लॉकडाउन 4 में प्रवेश कर चुके हैं 4.2, और अब इसमें ये समझने की भी बात है कि जो सेवाएं पहले की तरह बंद थी वो अभी भी बंद है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि हॉट स्पॉट में वैसे ही चीजें जारी रहेंगी। जो सरकार का आदेश था, कोई छूट नहीं है अभी भी। तो देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा है। गृह मंत्रालय ने यह गाइडलाइन जारी कर दी है। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन को लेकर जरूर सरकार ने थोड़ी सी छूट ये दी है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से जोन तय कर सकेंगे। चलिए एक बार फिर से नवीन के पास चलते हैं। नवीन, हमारी आवाज आपको मिल रही है? तो हॉटस्पॉट इलाके जो है वहां को लेकर फिलहाल यही गाइडलाइन है, और जो गाइडलाइन पहले थी वही अभी भी है। सिर्फ इतना सा बदला है कि जोन तय करने का अधिकार राज्यों को होगा। हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, एक बार फिर से
गाइडलाइन, और इस गाइडलाइन में बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ ये छोड़कर कि जोन राज्य तय करेंगे। बिल्कुल विजय, हिंदुस्तान अब लॉकडाउन का चौथा दौर देखने जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को पहले से ये आशंका थी कि मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल सकता है, इसलिए इसको रोकने के लिए आखिरी उपाय सिर्फ लॉकडाउन है। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल में जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी, उस रिपोर्ट में इसी बात की सिफारिश थी कि वो सहमत है, मध्य प्रदेश सरकार सहमत है लॉकडाउन 4 के लिए, और कई सारी सिफारिशें भी की थी जो आज केंद्र सरकार ने सुबह 7 से 7 बजे का फॉर्मूला गाइडलाइन के जरिए बताया है। ये फॉर्मूला मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सुझाया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये साफ कर दिया था कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही कोई एक्टिविटीज हो पाएंगी, इसके बाद कर्फ्यू के हालात रहेंगे मध्य प्रदेश में। तो ये गाइडलाइन में ये बात आई है। हालांकि जो केंद्र की गाइडलाइन है वो सामान्य गाइडलाइन है, जो लॉकडाउन 3 में 2 में हमने देखी है, लेकिन लॉकडाउन 4 में कुछ जिम्मेदारी राज्यों पर भी डाली गई है। राज्य तय करेंगे कि कैसे जोन होंगे और किन जोन में किस तरीके की छूट दी जा सकती है। जैसे कि अभी तक लॉकडाउन 3 में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के जो सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित ज़िले हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िले हैं, उन ज़िलों को रेड जोन की कैटेगरी में रखा गया और उन ज़िलों को कई हिस्सों में, कई जोन में बांटा गया है, ताकि वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ चलाई जा सके, रियायत दी जा सके, ढील दी जा सके। तो ऐसे जोन में बांटने के लिए तमाम सिफारिशें भी जनप्रतिनिधियों ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में दी थी, और हर जिले की अलग अलग एक तस्वीर होगी, किस तरीके से जोन होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन 4 के लिए क्या हिंदुस्तान और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल में ही मध्य प्रदेश की जनता से निवेदन किया था कि वो भी अपनी राय दें, वो भी अपने मशवरा दें कि किस तरीके का लॉकडाउन वो चाहते हैं, क्या ढील चाहते हैं, क्या रियायतें चाहते हैं और कहाँ सख्ती वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये कई सारे मध्य प्रदेश के बौद्धिक बुद्धिजीवियों ने भी ये सुझाव दिए हैं, कई सारे आम आदमियों ने भी सुझाव दिए हैं, और मध्य प्रदेश सरकार ने तमाम अफसरों से भी फीडबैक लिया है। उसके बाद एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने भेजी थी, और उसके बाद आज ये तय हुआ है कि अब 18 मई से 31 मई तक हिंदुस्तान में लॉकडाउन का चौथा दौर रहेगा। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कि लॉकडाउन के साथ साथ लोगों के सब्र को बनाए रखना, ताकि किसी तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो। साथ ही साथ विजय जो संक्रमित ना हो, और साथ ही साथ विजय जो संक्रमित मरीज हैं उनको कैसे तंदुरुस्त किया जाए, उनको कैसे स्वस्थ किया जाए। इसके अलावा एक बात बहुत स्पष्टता से समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन 4 चालू है ही, और हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दर्शकों को ही समझना होगा, जनता को ही समझना होगा कि कुछ बदला नहीं है। आप 31 मई तक वैसे ही हैं जैसे पहले थे। आपको घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है, गाइडलाइन का पालन करना है, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का वैसे ही पालन करना है। लेकिन एक गंभीर समस्या यह नवीन कि जो मजदूर हैं अभी भी फंसे हुए हैं, उनको उनके घर तक पहुंचाना है। सवाल यह भी कि उन तक राशन भी पहुंचाना है, वो व्यवस्था भी हमने चरमराती हुई देखी है। और दूसरी बड़ी बात यह कि अब जो बसों का संचालन है वो राज्य के ऊपर छोड़ रखा है। आप क्या इंटर डिस्ट्रिक्ट बस चलाना चाहते हैं, यानी कि आप जिला टू जिला परिवहन करना चाहते हैं, इंटर स्टेट करना चाहते हैं, या राज्य से कहीं बाहर भी भेजना चाहते हैं, ये राज्यों के स्वविवेक पर निर्भर करता है। तो अब ऐसे में बड़ा फैसला ये कि बसों का संचालन और उसको लेकर गाइडलाइन, बसों की गाइडलाइन, ये राज्य सरकार को जरूर तय करनी होगी। राजेश भी हमारे साथ है, इस पर भी मैं आपके पास आऊंगा राजेश मिश्रा जी, लेकिन नवीन पहले आप जवाब दीजिएगा। विजय देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन की बात गाइडलाइन में आई है, वो ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ उन जिलों के लिए है जो ग्रीन जोन में है। ग्रीन जोन टू ग्रीन जोन में बसें चलाई जा सकती हैं, ऐसा सुझाव मध्य प्रदेश सरकार के पास भी आया था। और दूसरी बात कि ग्रीन जोन से कोई भी बस या कोई भी सेवा रेड जोन के लिए नहीं चलेगी, ना ही रेड जोन से कोई ग्रीन जोन की तरफ जाएगा। तो ये सेवा इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बस सर्विस होगी, ये सिर्फ ग्रीन जोन के लिए होगी। जो संक्रमण मुक्त शहर है, संक्रमण मुक्त जिले हैं, वहां पर चलाई जाएगी। और साथ ही साथ जो जिला
पूरे तरीके से संक्रमण मुक्त है या इक्का दुक्का मामले हैं या 4-6 मामले हैं जो तंदुरुस्त जो स्वस्थ होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे जिलों में इंट्रा बस सर्विस शुरू की जा सकती है। जिले के अंदर ही अंदर बस ट्रांसपोर्टेशन चलती रहे ताकि आर्थिक गतिविधियां सुचारू तरीके से चलती रहे। मध्य प्रदेश सरकार के सामने विजय बड़ी चुनौती है, कैसे राजस्व जुटाएं, चूंकि लॉकडाउन का एक लंबा दौर 52-55 दिनों का दौर मध्य प्रदेश ने देख लिया। ऐसे में खजाना सरकार का खाली है और विकास के काम भी तेजी से सरकार को कराने हैं, तो छोटी मोटी इक्का दुक्का आर्थिक गतिविधियां इस तरीके की चलती रहनी चाहिए। सरकार की कोशिश है बस सर्विस चलेगी, लोग अपने घरों से दूसरे अपने बाजारों की तरफ जाएंगे, अपने उद्योग धंधों की तरफ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक गतिविधियां होती रहेंगी, तो इसके जरिए मध्य प्रदेश के खजाने में रकम आती रहेगी, जिससे विकास के काम भी होते रहेंगे और कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सरकार के पास एक मुकम्मल फंड होगा। तो इस तरीके की कोशिशें मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जो कोरोना मुक्त हैं या कम प्रभावित हैं, ऐसे जिलों में अभी आर्थिक गतिविधियां अच्छी खासी चल रही हैं और फिलहाल वहां पर किसी तरीके का जीने मरने का संकट किसी के सामने जीवन गुजारने का संकट किसी के पास नहीं है। तो ये शायद इसी वजह से हो पाया चूंकि वहां पर आर्थिक गतिविधियों को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू कर दिया। लेकिन हालात थोड़े बदतर विजय वहां हैं जब मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूर दाखिल होते हैं और पैदल यहां से चलते हो जाते हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कोशिश की है कि भले वो उत्तर प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों, गुजरात के हों, राजस्थान के हों, लेकिन मध्य प्रदेश की सरहद में जैसे ही वो आते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की सरकार उनके लिए बस उपलब्ध करा रही है। और अगर महाराष्ट्र से वो आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र के बॉर्डर से सेंधवा से उनको रिसीव करने के बाद बनारस या दूसरे शहरों में जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर हैं वहां तक छोड़ने का काम सरकार कर रही है। थोड़ा वक्त लगेगा विजय, जो प्रवासी जो मजदूर हैं उनका सब्र पिछले कुछ दिनों में अचानक टूटा है, तो उनका घरों से निकलने का सिलसिला कुछ ही दिनों में शुरू हुआ है। 10 से 12 दिन से वो लगातार हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि तेजी से एक बड़ी संख्या में बड़े जत्थे मजदूरों के रवाना हुए हैं सड़कों पर। लेकिन स्थिति अब धीरे धीरे काबू हो रही है, संख्या मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की पैदल चलने वाली राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए, राजेश मिश्रा भी हमारे साथ है, उनसे भी हम जरा बातचीत कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की क्या तस्वीर बनती है अब दिखाई देती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कुछ छूट जरूर दी गई थी, धीरे धीरे कोशिश की जा रही थी कि जीवन पटरी पर लौट आए, लेकिन अलग अलग इलाकों से ये खबर सुनने को मिली कि वहाँ मरीज मिल रहे हैं, वहाँ मरीज मिल रहे हैं। राजेश, शायद लड़ाई ये कह सकते हैं अभी फिलहाल खत्म नहीं हुई है, अभी तो लड़ना और बाकी है, इस गाइडलाइन के अनुसार चलना और बाकी है। बिल्कुल, जिस तरह से लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइन है वो अभी तक सामने है, उससे तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है। और ये छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री वो भी लगातार कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होगा, कोरोना खत्म नहीं होगा, कोरोना का संक्रमण आपके साथ रहेगा जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ सकती। तो ये लोगों के दिमाग में बैठाना जरूर होगा, लोगों को अपने दिमाग में बैठाना होगा। लॉकडाउन अगर खत्म भी हो जाता है तो भी ये खतरा जो है कोरोना का वो खत्म नहीं होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी मुख्यमंत्रियों की जो बातचीत हुई थी उसमें भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से ये गुजारिश की थी कि जो राज्य में जोन बांटे जा रहे हैं, उस कोरोना संक्रमण के जो मरीज मिल रहे हैं उसको लेकर जो जोन बांटे जा रहे हैं, ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन, इसका निर्धारण करने का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए। और अब जो नई गाइडलाइन है उसके अनुसार जो केंद्र सरकार ने तय किया है कि कौन सा जिला, कौन सा क्षेत्र रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में होगा, इसका फैसला राज्य सरकार करेगी। तो ये एक मांग भूपेश बघेल की यहाँ पर पूरी हुई है। जैसे कि अपन बात कर रहे थे लॉकडाउन 4 में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, जो जिम है वो बंद रहेंगे। हाँ, एक चीज अच्छी हो रही है कि जो ग्रीन जोन के जिले हैं, जो सेफ जोन है, जहां पर पिछले 15-20 दिनों से एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं मिला है, उन जिलों के बीच बसें चलाई जा सकती है। मगर वो बसें किस तरह से चलेगी, कैसे छूटेंगी, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, ये तमाम चीजें हैं जिस पर विचार विमर्श यहाँ पर किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें प्रतिबंधित क्षेत्र की, तो प्रतिबंधित छूट जो दी गई है, मार्केट दुकान खुल रहे हैं, पहले से दुकान खुल रही थी, दुकानें हालांकि अलग अलग दिन उसके सभी डिसाइड किए गए थे, तो इस तरह की पूरी व्यवस्था की गई। लॉकडाउन 4 में भी बहुत ज्यादा छूट नहीं दी गई है। हाँ, मगर ये लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये राजेश की जो बाहर के मजदूर थे, तस्वीरें आपने भी दिखाई, हमारे बाकी संवाददाताओं ने भी दिखाने की कोशिश की और लगातार हम इस काम को कर भी रहे हैं। लेकिन जब भी कोई भी मजदूर छत्तीसगढ़ में आता है, 2-4-5 को छोड़ दिया जाए तो कहने में यही उसको मिलता है, या सुनने में दर्शकों को भी यही मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में आते ही कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। थोड़ी बहुत कोशिश ज़रूर सरकार कर रही है, लेकिन अब इस थोड़ी बहुत कोशिश को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बसों के संचालन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बसें अगर और ज़्यादा चलाई जाएंगी तभी लोग अपने घर पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में रेड जोन नहीं है।
ऐसे में यहाँ जरूर सरकार एक बड़ा कदम फिलहाल उठा सकती है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अभी फिलहाल सबसे बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ सरकार के सामने ये है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तमाम जितने दूसरे राज्य के जो मजदूर हैं वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के मजदूर वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, और जो दूसरे राज्य के मजदूर हैं, जैसे महाराष्ट्र से कोई उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जाना है या पश्चिम बंगाल जाना है या और किसी राज्य में जाना है तो छत्तीसगढ़ होते हुए क्रॉस करके जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार ने आज से ही इस पर बहुत गंभीरता से विचार शुरू कर दिया, और जितने भी बॉर्डर्स हैं, चाहे हम महाराष्ट्र बॉर्डर की बात करें, चाहे हम उड़ीसा बॉर्डर की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश बॉर्डर की बात करें, वहां तमाम अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है, पूरा स्टाफ तैनात कर दिया गया है। जो मजदूर लौट के आ रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, उनको उनके अगर पैदल आ रहे हैं तो उनको मलहम दिया जा रहा है, उनको चरण पादुकाएं दी जा रही है, भोजन की व्यवस्था की जा रही है, और ये भी व्यवस्था की जा रही है कि जो मजदूर जहां का है उसको बसों से वहां पर रवाना किया जा रहा है। अगर कोई मजदूर छत्तीसगढ़ होते उड़ीसा जा रहा है तो उसको उड़ीसा बॉर्डर तक छोड़ा जा रहा है, कोई पश्चिम बंगाल जा रहा है तो उड़ीसा बॉर्डर होते जाएगा तो उड़ीसा बॉर्डर तक छोड़ा जा रहा है, और छत्तीसगढ़ के मजदूर अगर कहीं अपने आसपास के गांव में जा रहे हैं तो वहां के लिए बसों की व्यवस्था कर दी। तो प्रशासन, अमला, सरकार और अमला इस मामले में लगा हुआ है। निश्चित रूप से थोड़ा कहीं इसमें विलंब हुआ था, मगर एकदम से मजदूर सब जो आ रहे हैं उसको देखते हुए आज इसकी व्यवस्था यहाँ पर चौकस कर दी गई है, और पूरे लोग अधिकारी तैनात हैं अब मजदूरों को बकायदा यहाँ पे, और इसके अलावा समाज सेवी संस्थाएं भी इन सब में लगी हुई है। मगर राजेश, आपको रोकना हूं, बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। मैं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। जी नमस्कार, धन्यवाद सर। सवाल ये कि अब जोन बदल चुके हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, बफर जोन और कंटेनमेंट जोन। बफर और कंटेनमेंट जोन में ज्यादा ध्यान रखने लायक चीजें जरूर होंगी। जी जरूर। राज्यों से चर्चा के बाद में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है वो निसंदेह रूप से जो फीडबैक राज्यों ने दिया है वो भी आधार है, और जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट, वायरोलॉजिस्ट जो हैं उनके अनुसार भी जो इसका गणित है उसको समझने की दृष्टि से भी जो कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन बनाए गए हैं वो भी मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जानवी और जहानवी इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ने की बात है। जी रंजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज मिल रही है। सर सवाल ये था कि अब जब मध्य प्रदेश में दो जोन जिसकी हम बात करें, रेड जोन है, भोपाल और इंदौर, लगातार मरीज निकल रहे हैं, कम से कम यहाँ शायद स्वास्थ्य सेवाओं को और थोड़ा ज्यादा मजबूत करने की जरूरत महसूस करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं तो भरपूर हैं, पर्याप्त हैं। जो उपलब्ध वेंटिलेटर्स हैं उनके अभी 5% भी इस्तेमाल नहीं हुए हैं। 5% तो मैंने ज्यादा बोल दिए, 3% भी इस्तेमाल नहीं हुए जी। स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल नहीं है, सवाल है चैन को टूटने का, और वो चैन तोड़ने के लिए लगे हैं। लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये है कि जो टोटल सैंपल साइज है उसमें पॉजिटिव केसेस की संख्या बहुत कम हुई है, तो वो एक बड़ी बात है। दूसरी, मृत्यु दर घटी है, ये उससे बड़ी बात है। कोरोना से लड़कर जीतकर अधेड़ और वृद्ध भी आ रहे हैं, जो दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित हैं वो भी जीतकर कोरोना वायरस से आ रहे हैं, कोविड-19 से आ रहे हैं। लेकिन चैन टूटना मस्ट है, जिसके कारण लॉकडाउन है, जिसके कारण कंटेनमेंट एरिया है, जिसके कारण बफर जोन बनाया है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो चैन टूटना चाहिए, और अल्टीमेटली उसी के लिए सारा जोर है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी नहीं है, ये बात बार बार कही जाती रही है। मैं फिर दोहराता हूं कि उपलब्ध वेंटिलेटर्स की संख्या में से 3% वेंटिलेटर्स की जरूरत मरीजों को भी नहीं पड़ी। तो इसमें आपको ये लग रहा है कि अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश की जितने रेड जोन है, क्योंकि अब रेड जोन तय करने का अधिकार राज्यों के पास आ चुका है। देखिए, राज्यों के पास में रेड जोन तय करने का अधिकार आया है, लेकिन केंद्र के परामर्श के साथ। और अभी जो मुझे जानकारी है कि केंद्र के सक्षम अधिकारी, चाहे वो MSO के डिपार्टमेंट के मामला हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का मामला हो, वो सारे के सारे जो CS हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं पूरे देश भर के राज्यों के, उनके साथ में बातचीत करने वाले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अभी शायद इसी देर शाम को। तो उसके बाद में बाकी सारे विषयों पर भी खुलकर चर्चा करके वो तय करेंगे। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो एक रूपरेखा, जो एक आउटलाइन सामने आई है, और राज्यों के साथ में परामर्श करके वो भी तय हो जाएगी। केंद्र ने राज्यों को अधिकार दिए हैं, लेकिन फिर भी एक आउटलाइन, एक फ्रेम
केंद्र सरकार के अनुसार रहेगी ही। जी लेकिन रजनीश जी अब जरा विपक्ष को भी हम सुन लें, क्योंकि ये तो हम बात कर ही रहे, लेकिन विपक्ष का भी यही कहना था कि सरकार के पास जो है केवल और केवल सरकार बनाने, मंत्री बनाने, इनसे फुर्सत नहीं है, इसलिए ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हुई हैं। देखिए आरोप लगे हैं, आरोपों के साथ कुछ मजबूत कॉन्क्रीट करना पड़ेगा जनता के लिए, मजदूरों के लिए, वो लोग जो फंसे हुए उनके लिए, और साथ ही साथ उन लोगों तक के लिए जिन तक राशि, चाहे वो भोजन का सवाल हो, उन तक राशन पहुँचाने का सवाल हो। ये अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग तहसीलों से, गाँव से, जनपदों से जो तस्वीर आ रही है, इसमें थोड़ी रुकावट जरूरी है। जो विपक्ष मध्य प्रदेश में है, वो विपक्ष महाराष्ट्र में सत्तासीन है, वो विपक्ष राजस्थान में सत्तासीन है, वो विपक्ष उनके संगी साथी और राज्यों में सत्तासीन है। अंडर 5 जो देश हैं कोरोना संक्रमण से प्रभावित संख्या के सबसे जो टॉप 5 स्टेट, उसमें कांग्रेस शासित महाराष्ट्र सबसे आगे है जी। राजस्थान उसमें तीसरे नंबर पर है, दिल्ली भी उसमें एक शामिल है, तमिलनाडु भी उसमें एक शामिल है। तो क्या ये बाकी सब संभाल लिए? मध्य प्रदेश से गुजरने वाले सर्वाधिक तादाद में उत्तर भारत के पूरे मजदूरों को महाराष्ट्र ने खाली करवा दिया, संभाल नहीं सके। न रोटी दी, न सहारा दिया, न संबल दिया, न वाहन दिया, न पानी दिया, और धुतकार के सीमा पर खड़ा करवा दिया। वो हमसे पूछ रहे हैं कि मंत्री बनाने में, और इसमें हम अंडर 3 में आ गए थे। तीसरा राज्य मध्य प्रदेश संक्रमित प्रभावित लोगों की संख्या की दृष्टि से आ गया था। हम 5 राज्यों से भी बाहर हो चुके हैं। तो अब हमें ज्ञान दे रहे हैं महाराष्ट्र को संभालो जी, आप सरकार में हो, मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार आप कर रहे हो, और जो राहुल गांधी नौटंकी दिल्ली की सड़कों पर कर रहे हैं, जरा महाराष्ट्र और राजस्थान को संभाल लेते तो समझ में आता कि आपकी सोच क्या है और आपकी संवेदनशीलता क्या है। जिस महाराष्ट्र से लाखों की तादाद में मजदूर निकलकर सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुए, हम तो केवल रास्ते में हैं, मध्य प्रदेश तो बीच में है, तो इसलिए यहाँ इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हो, दोष हम पर देते हो। नहीं, लेकिन सर इंदौर की तस्वीर समझने की जरूरत है। आप जरूर कह रहे हैं कि मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन अभी भी लोग लगातार बाहर आ रहे हैं, लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती जा रही है। देखिए, मैंने तो कहा आपसे कि संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन दर बहुत कम हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। वो संक्रमण बिल्कुल दब जाए, बंद हो जाए, ये तो हमारा सबका प्रयास है, और यही तो डर है। इसलिए तो लॉकडाउन था, इसलिए दुनिया में कोहराम है, इसलिए संकट है, इसलिए भीषण प्रकार की आपदा मानकर सब लोग इंतजाम कर रहे हैं। यही तो बात है कि ये संक्रमण छूने से फैलता है, और वो चैन तोड़ने की कवायद है। अब इतना ही आसान सब कुछ होता तो मुझे लगता है कि दुनिया में उसको इतने बड़े संकट के तौर पर देखा ही नहीं जाता। जी, चलिए आपको रोक रहा हूं मैं। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र तिवारी जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। धन्यवाद पंड्या जी। जी सर, लॉकडाउन 4 में प्रवेश कर चुके हैं, क्या लग रहा है आपको कि सरकारें ठीक काम कर रही हैं, बाकी प्रदेशों की, केंद्र सरकार और आपकी सरकार? देखिए, बाकी सरकारों का तो क्या कहें विजय जी, मगर छत्तीसगढ़ की सरकार तो बेहतरीन काम कर रही है, और उसका परिणाम देखने को भी मिलता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी मेहनत कर रहे हैं, और किसी आदमी के व्यक्तित्व की गणना उसकी सक्रियता से और सक्रियता से हुए परिणाम से आकलन किया जाता है उसके व्यक्तित्व का। तो सक्रियता तो देखने की है। कल मैं उनके साथ बैठा था तो बताया 4 घंटे से ज्यादा वो सो नहीं पा रहे हैं। कल मेरी काफी लंबी बात हुई उससे रूबरू जी। तो उसका परिणाम यह है कि हमारे यहाँ कोरोना संक्रमण फैल नहीं पाया बिल्कुल भी। जो भी अब जो थोड़े बहुत 2, 4, 5 दिख रहे हैं, अभी तो इकाई में है हमारे यहाँ संख्या, और वो इसलिए है क्योंकि बाहर के हमारे जो मजदूर भाई आए हुए हैं, दुर्भाग्य से वो अपने साथ में कोरोना लेकर के आए। खास तौर से जो महाराष्ट्र से आए हैं उनके साथ में इस तरह की त्रासदी हो रही है। नहीं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे थे, आपकी बात पे मैं एक सवाल कर रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि जिन मजदूरों को हम लेकर आ रहे हैं वो हमारे राज्य के मजदूर हैं, और जो हमारे राज्य के नहीं है उनको भी हम बाहर भेज रहे हैं। ऐसे में उनसे कोरोना फैलता है या उनको कोरोना होता है जो बाहर से वापस छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, तो इनकी एंट्री किधर होगी? नहीं, देखिए, अब जो बाहर के मजदूर आ रहे हैं, कल ही जैसे मैं टाटीबंध में था, तो जो बाहर के मजदूर आ रहे हैं उनको जिला प्रशासन ऐसी व्यवस्था कर रहा है, करीब 100 बसें लगाया जिला प्रशासन ने, जो उनको
बॉर्डर तक ले जाकर के छोड़ रही है, हमारे राज्य की सीमा तक ले जाके छोड़ने का काम कर रहे हैं। पहले उनको भोजन कराया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है, छोटे बच्चे से ले करके बड़े लोगों तक को अगर उनके पैरों में चप्पल नहीं है तो उनको चप्पल दी जा रही है और वहां ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। और जो छत्तीसगढ़ के हमारे मजदूर भाई आ रहे हैं तो करीब 16,650 ग्रामीण अंचल में क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं हमने, और 633 शहरी इलाके में, जहां उनको 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। तो इसलिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और ये बिल्कुल न फैले, इस बात की पूरी सावधानी बरती गई है। अब लॉकडाउन 4 जो कल से प्रारंभ होगा, उसकी वानगी ये है कि एक सबसे अच्छी बात यह है कि राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वो किस जोन में रखे जाएं, कौन से इलाके। और इसके लिए श्री भूपेश बघेल जी ने काफी आग्रह किया था प्रधानमंत्री जी से भी कि जोन का निर्धारण राज्यों के द्वारा किया जाना चाहिए और आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ नहीं किए जाने से राज्य को, केंद्र को, सबको नुकसान हो रहा है, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, आम जनता को नुकसान हो रहा है। और इसलिए अगर पैसे नहीं रहेंगे तो मजदूरों की कितनी बुरी हालत होगी। कल मुख्यमंत्री जी ने बताया मुझे भी, और सार्वजनिक भी हुई है ये बात, कि 25 लाख मजदूर मनरेगा में काम कर रहे हैं अकेले छत्तीसगढ़ में, जो कि पूरे भारत में किए जा रहे मजदूरों के मनरेगा में मजदूरों के काम का करीब 25% है। तो राज्य सरकार इस तरह से जागरूक होकर के काम कर रही है। लॉकडाउन 4 में अब हमको सावधानी तो बरतनी है और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत सारी शक्तियां निहित हैं केंद्र सरकार के पास में। उन्होंने जिस तरह के मापदंड निर्धारित किए हैं, निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत ही पूरी सक्रियता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ और उसका अक्षरशः पालन करते हुए राज्य सरकार काम करेगी। चलिए, शुक्रिया राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। और राजेश मिश्रा जी आपका भी, क्योंकि नजर बनाए रखिएगा, लगातार राजेश भाई आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और नवीन आपका भी शुक्रिया, और साथ ही साथ रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े, उस पर भी उनका शुक्रिया। लेकिन सवाल ये कि लॉकडाउन 4 को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, अभी भी कई सवाल हैं और उन्हीं सवालों के जवाब हम आज रात 8 बजे मध्य प्रदेश की बात, देश की बात और छत्तीसगढ़ की बात, उस पर हम जरूर करेंगे।